साइंस यानी विज्ञान एक ऐसी चीज है जिस पे यकीन ना करो तो वो बेवकूफी होगी। इंटेलिजेंस की हाई लेवल जब एक इंसान हासिल कर लेता है तब वो साइंटिफिकली और लॉजिकली सोचता है, और लॉजिक और साइंटिफिक प्रूफ से अगर किसी चीज को मान लिया जाए तो उसे पूरी दुनिया में कोई भी इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे कई बड़े और इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन विज्ञान उनको आज तक पता नहीं कर सकी है। ये ब्रह्मांड किस चीज की बनी है? क्या इंसान 150 इयर्स के एज को क्रॉस कर सकता है? समुद्र के तल के नीचे आखिर क्या है? समय के अंत पे क्या होगा? ये सब कुछ ऐसे सवाल है जिसका आंसर विज्ञान के पास भी नहीं है। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, यानी ये ब्रह्मांड किस चीज का बना है। जब आप इस सवाल को सुनते हो कि हमारा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जिसके अंदर एक गैलेक्सी है और उसके अंदर एक सौर मंडल और उसके अंदर एक प्लैनेट और उस प्लैनेट के ऊपर मौजूद एक घर, एक बिल्डिंग जिसके अंदर बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसको पूरा जूम आउट कर दें तो ये जो यूनिवर्स है, ये पूरा सिस्टम, ये किस चीज का बना हुआ है? इसका आंसर है मैटर, है ना? नहीं। जो भी फिजिकल चीजें आप इस यूनिवर्स में देखते हो वो मात्र 5% है पूरे ब्रह्मांड का। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाके पढ़ोगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में, तो आपको ये पता चलेगा कि इस ब्रह्मांड में 68% डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है। ये दोनों को मिला दें तो 95% है पूरे ब्रह्मांड का। और जो भी चीजें हम देख पाते हैं जैसे मून, तारे, प्लैनेट, पूरे के पूरे सारे गैलेक्सीज, ये मात्र 5% है पूरे ब्रह्मांड का। एक ऐसी चीज जिसके बारे में जरा भी नहीं पता है वैज्ञानिकों को, वो इस यूनिवर्स का 95% है। और क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते और मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वैज्ञानिकों के दशकों के मेहनत के बाद भी कोई आइडिया नहीं है किसी को भी कि जो चीज यूनिवर्स के 95% को बनाती है वो आखिर है क्या। बस नाम दिया गया है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। दी ट्वाइलाइट जोन यानी समुद्र का एक रहस्यमयी भाग। आपने बार बार इस लाइन को अलग अलग वीडियोस में सुना होगा कि ओशन का 95% अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अज्ञात है लोगों के लिए, जिसका कोई अध्ययन नहीं कर सका है। और ये इसलिए क्योंकि ओशन के ऊपर तो सनलाइट पहुंचती है, थोड़ा अंदर जाए तो वहां भी पहुंचती है, लेकिन कुछ किलोमीटर्स अंदर जाओगे तो लाइट गायब होना शुरू हो जाएगी और बचेगा सिर्फ डार्कनेस। इस एरिया में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती और इसी एरिया को टेक्निकल टर्म्स में दी ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। ये एरिया विशाल है, ये एरिया बहुत ठंडा होता है और चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस होती है। अगर कोई सबमरीन जाए और उसमें बहुत पावरफुल लाइट्स भी हो तब भी वो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएगा। नेचुरल लाइट ना होने के वजह से सबमरीन की लाइट की पावर कुछ ऐसी होती है जैसे एक हाथी सा विशाल समुद्र और उस हाथी के चमड़े के ऊपर मौजूद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इतने बड़े समुद्र के एरिया को लाइट अप करने के लिए अरबों लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। और यही वो रीजन है कि दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाई है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनफैक्ट क्वाड्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे अगर इसको हमें फुल फ्लेज्ड तरीके से और A to Z भी नहीं बल्कि A to C भी एक्सप्लोर करना है, तो भी क्वाड्रिलियंस ऑफ डॉलर्स।
और यही घर है धरती के सबसे आश्चर्यजनक मछलियों का। वैज्ञानिक ये एस्टिमेट किए हैं कि इस एरिया में 10 लाख से भी ज्यादा ऐसे प्रजाति हैं जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। और इस ट्वाइलाइट एरिया में जो मछलियों की हलचल होती है वो पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा होती है। और जितने मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स रिकॉर्ड हुए हैं किसी भी एजेंसी या मिलिट्री द्वारा वो इसी एरिया से हुए हैं। इस एरिया में जितनी भी मछलियां और अननोन क्रीचर्स रहते हैं उन सारे को एक तराजू में लाओ और तराजू के दूसरे साइड उन मछलियों को लाओ जो समुद्र के बाकी एरियाज की है ट्वाइलाइट जोन को छोड़कर। तो असल में तराजू का वो भाग भारी होगा जो कि ट्वाइलाइट जोन का है। ये ट्वाइलाइट एरिया अगर ना होता समुद्र में तो आज आप और हम भी शायद जिंदा नहीं होते। अब ये लाइन सुन के आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे? तो ये ट्वाइलाइट जोन के जो क्रिएचर्स होते हैं वो धरती के एटमॉस्फेयर को भी मेंटेन करते हैं क्योंकि ये कार्बन रिमूव करते हैं धरती के हवा से। और ये चीज धरती पे हजारों सालों से होते आ रही है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स से इकोसिस्टम के बारे में हमें मात्र 1% से भी कम मालूम है। कैन वी लिव मोर देन 150 ईयर्स? यानी क्या इंसान 150 साल से ज्यादा जी सकता है? अभी धरती की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आप मिनिमम कितने साल तक जीने का एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो वो है 73.16। मतलब इतना एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। पर अगर हम 1950s के समय में जाएं तो उस टाइम ये मात्र 60 साल था। तो देखा जाए तो फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इम्प्रूव्ड मेडिकल एडवांसमेंट्स के चलते लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और हर साल बढ़ते ही जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि कब जाकर रुक जाएगा ये? इसका हाईएस्ट सीलिंग क्या है? क्या भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हमारे ब्रेन का सारा डेटा और कॉन्शियसनेस एक बॉडी से दूसरे आर्टिफिशियल बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकेगा? जेन कैलमेट सबसे ज्यादा उम्र का रिकॉर्ड इनके पास ही है। ये 122 साल और 164 दिनों तक जिंदा रही फ्रॉम 1875 टू 1997। साइंस इस अपर सीलिंग को आज तक डिसाइड नहीं कर पाया है। मेमोरीज को दूसरे नए आर्टिफिशियल बॉडी में ट्रांसफर करना उतना भी स्टूपिड आइडिया नहीं है क्योंकि अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो भी सीन अपने दिमाग में सोच सकते हो वो आप जो भी सीन अपने दिमाग में सोच सकते हो वो आप वीडियो के रूप में देख सकते हो। जैसे आप एक हाथी के बारे में सोचो जो कि एक जंगल में चल रहा है तो आपके मन का कोई भी सीन या कोई भी फैंटेसी को वीडियो के रूप में देखना एक ड्रीम लग सकता है आपको। लेकिन ये एक्चुअली में साइंस ने अचीव कर लिया है। आप इस वीडियो को देखो कैसे वैज्ञानिकों ने ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करके वीडियो के रूप में दिखाया है। कुछ सब्जेक्ट्स को बोला गया कि आप मूवी के किसी सीन को सोचो और आप देख सकते हो कि राइट साइड में ब्रेन वेव्स को रीड करके कैसा पिक्चर जनरेट हो गया है। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ये एग्जैक्टली एचडी वीडियो तो नहीं है बट साइंस क्या क्या कर सकती है और किस लेवल की चीजों को कर सकती है ये सच में चौंका देने वाली है। तो कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करना डिस्टेंट फ्यूचर में एक्चुअली पॉसिबल हो सकता है। द मैटर एंड एंटी मैटर इनिग्मा ऑफ बिग बैंग। जब बिग बैंग हुआ था तब वैज्ञानिकों के हिसाब से इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर और एंटी मैटर प्रोड्यूस होना चाहिए था। मैटर वो चीज है जिसे कि हम देख सकते हैं लेकिन इसके ऑपोजिट ब्रह्मांड में अभी भी एंटी मैटर है बहुत मात्रा में। लेकिन मैटर की मात्रा एंटी मैटर से ज्यादा है। यानी जिस चीज से आप हम ये ग्रह
ये गैलेक्सीज बने हैं यानी मैटर, इसी मैटर की मात्रा एंटी मैटर से ज्यादा है। जब बिग बैंग हुआ था तब दोनों अगर सेम मात्रा में प्रोड्यूस होते तो प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन को कैंसिल कर देता, इलेक्ट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देता और न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन को कैंसिल कर देता और बस मासलेस यूनिवर्स बचता और सिंपली स्पेस होता बिना किसी तारे या ग्रह के। लेकिन फॉर सम रीजन, किसी मिस्टीरियस कारण के चलते मैटर जो था वो ज्यादा था एंटी मैटर के मुकाबले, जो कि कैंसल आउट नहीं हुआ और तारे और गैलेक्सीज फॉर्म हो गए। और इसी के चलते हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में। इस इवेंट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। द मिस्ट्री ऑफ टार्डिग्रेड्स, द क्रिएचर दैट शुक साइंस, यानी एक ऐसा क्रिएचर जिसने विज्ञान को हिला कर रख दिया। ये देखने में आपको एक नॉर्मल माइक्रोस्कोपिक जीव लग रहा होगा। इनकी लंबाई 1 मिलीमीटर होती है, मतलब ये बहुत छोटा होता है। पर धरती के कुछ एक्सट्रीम इलाके जहाँ टेम्परेचर -50, -60 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पर आप अगर पानी के बोतल को निकालोगे पीने के लिए तो वो इंस्टेंटली बर्फ बन जाएगा और ठंड में आपका हाथ पैर फूल जाएगा। ऐसे इलाके में टार्डिग्रेड्स आराम से रह जाते हैं। इनफैक्ट जब इनके ऊपर लैब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि लैब के अंदर -200 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर में भी ये आराम से रह सकते हैं। रेडिएशन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये कितनी डेंजरस चीज है और रेडिएशन से सेल डैमेज होती है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि ये टार्डिग्रेड्स धरती के सबसे रेडिएशन रेजिस्टेंट एनिमल्स हैं। रेडिएशन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और ये हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट में भी आराम से रह सकते हैं। इनको अगर बॉईल करो और टेम्परेचर +150 डिग्री सेल्सियस हो, यानी बहुत ही ज्यादा गर्म, या फिर अल्कोहल में इनको जलाओ, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये 87,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हैं। मतलब हमारे दुनिया में जो समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, वहाँ पर जो वाटर प्रेशर मौजूद है, सिंपली कहे तो पानी का लोड, वो इतना ज्यादा है कि इंसान का नंगा बॉडी पूरी तरह से पिचक जाएगा। उस स्पेसिफिक प्रेशर से भी 6 गुना ज्यादा ये टार्डिग्रेड्स झेल सकते हैं। मुझे तो इस बात को डाइजेस्ट करने में ही 6 महीने लग गए थे। हम ह्यूमंस की बात करें तो हम बॉडी में 50 psi विथस्टैंड कर सकते हैं, कहाँ 87,000 और कहाँ 50। ये टार्डिग्रेड्स अगर अकेला छोड़ दो तो स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हैं। साल 2007 में इनको स्पेस के वैक्यूम में छोड़ दिया गया था, रॉ रेडिएशन में, उसमें भी ये सरवाइव कर गए थे। इनके बॉडी से अगर आप 99% वाटर को निकाल दो तो वो अपने आप को हाइबरनेट करके बाद में अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में वाटर कंटेंट मिला तो लिटरली अमर होने जैसी पावर है। ये टार्डिग्रेड्स दूसरे बैक्टीरियाज को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं और दूसरे जीवित प्राणी के सेल्स को पूरी तरह से चूस लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने अक्टूबर 2020 में इनके ऊपर अध्ययन किया था और उन्हें ये पता चला कि जब इन पे यूवी रेडिएशन के लीथल ब्लास्ट किए गए तब अपने आसपास ये एक प्रोटेक्टिव ग्लोइंग शील्ड बनाकर उस रेडिएशन को रोक देते थे। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि ये कैसे हो सकता है, और ये फिर उसी रेडिएशन को वापस रिवर्ट कर देते थे।
एक हार्मलेस ब्लू लाइट के रूप में। ये बिल्कुल एक सुपर हीरो के शील्ड की तरह है। इनकी इस एबिलिटी को देखकर वैज्ञानिकों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। और इस अमेजिंग सी स्टडी का रेफरेंस आपके स्क्रीन पर मैं शो कर देता हूँ। इस दुनिया के सबसे एडवांस्ड जीन सीक्वेंसिंग मशीन से भी नहीं पता लगाया जा सका कि टार्डिग्रेड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। ये धरती के हैं भी या नहीं, या आउटर स्पेस से आए हैं। मे बी किसी एस्टेरॉयड या मीटियोर जब धरती से टकराया होगा तब ये वहां से आए होंगे। लेकिन इस क्लेम से फिर ये सवाल निकलता है कि धरती के बाहर अगर लाइफ मौजूद है तो फिर विज्ञान कोई ठोस सबूत क्यों नहीं ले आ पाई है। धरती के बाहर पॉपुलेशन है कि नहीं वो तो किसी को भी नहीं पता, पर इनका रहस्य बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। ऐसी अजीब प्रॉपर्टी वाला कोई भी एनिमल, जिंदा जीव विज्ञान ने आज तक कभी भी नहीं देखा। और सबसे डरावनी बात यह है कि हो सकता है ये माइक्रोस्कोपिक जीव आपके घर के बाहर के मिट्टी में ही मौजूद हो और आपको पता